नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं डेट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में वो आपको दो मेथड पढ़ाएगा, जेल्डहाल्स मेथड और दूसरा पढ़ाएगा ड्यूमास मेथड। अब ड्यूमास मेथड पढ़ने के लिए मुझे एक स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर जो मेरे कोर्स से हटा दिया गया उसकी नॉलेज की जरूरत है, और जेल्डहाल मेथड पढ़ने के लिए मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। हमेशा एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है, या कह दूँ स्टोइकियोमेट्री की फर्स्ट चैप्टर की मोलैरिटी और स्टोइकियोमेट्री की नॉलेज की जरूरत है, और वो सब हमारी साफ हो चुकी है अब तक। अब आपको पहले मैं जेल्डहाल मेथड करा रहा हूँ। अब जेल्डहाल मेथड की कहानी शुरू करने से पहले उसकी ये फिगर समझनी जरूरी है जो मुझे पेपर में बनाने के लिए नहीं और नहीं आएगी। ठीक है, ये जो पहली फोटो आप देख रहे हैं इस फ्लास्क का नाम जेल्डहाल फ्लास्क है। इनफैक्ट कुछ नहीं, ऐसे इमेजिन कर लो, लंबी गर्दन का एक, लैब गए नहीं, टाइट्रेशन करी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, बनाया मिला ऑक्जेलिक एसिड का, तो जिस बॉटल में बनाया था उसका क्या नाम था? बॉटल, जिस बॉटल में बनाया था उसकी शक्ल ऐसी थी क्या? अंदर यहाँ कहीं मार्क लगा हुआ था, उस मार्क तक वाटर भरा होगा, क्या नाम था इसका? वो हलवाई की दुकान पे काम करोगे, वो कहेगा कड़छी उठा के लाओगा, मुझे कड़छी तो मुझे नहीं पता कौन सी है, कढ़ाई उठा लाओ, अच्छा चलो कढ़ाई भी नहीं पता कौन सी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाइवा लेने जो बाहर से आते हैं ना वो यही पूछ लेते हैं बहुत सारी बार कि तुम्हें चलो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं आ रही, यही बता दो कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करे। इसको नहीं पता एक को भी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कुछ लोग स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं, तो ऐसा सा ही कुछ है, बस यहाँ ये नीचे से भी राउंड सा हो गया। इसमें जो स्टॉपर लगा है वो स्टॉपर भी लगाना लगाना बराबर है। मतलब क्या, इसमें मैंने W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जिसमें मुझे क्या करना था, नाइट्रोजन एस्टिमेट करनी थी, और मैंने इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला और थोड़ा सा K2SO4 डाल दिया, और इन्हें सबको डाल के बढ़िया से K2SO4 गलत लिख गया हूँ मैं, वो तो उससे भी जाएगा लेकिन जो पढ़ना है वो लिखो थोड़ा सा, और इसको खूब बढ़िया से डायरेक्ट फ्लेम पे बिना वायर गॉज वगैरह लगाया बोरोसिल ग्लास का हीट कर दिया बढ़िया से 2-3 घंटे के लिए। तो जब 2-3 आवर्स के लिए आप हीट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कह रहा है डाइजेशन, हजम ही कर लेंगे कंपाउंड को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डाइजेस्टेड विद कॉन्क H2SO4 एंड CuSO4 फॉर 2-3 आवर्स। अब कर क्या रहा है ये CuSO4? तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन तो पक्का है, पता है हमें या नहीं है, या नहीं है पता है या नहीं है पता है, वो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लोगे। अब तो हम ये पता करने जा रहे हैं कितना है, पता है। तो जब उसको आपने H2SO4 के साथ बढ़िया वाला हीट किया तो उसमें जो भी नाइट्रोजन थी वो सारी की सारी H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हुए ये बना बैठी है, क्या नाम इसका, अमोनियम। समझ आ रहा है क्या? तो बाकी सब चीजें उड़ गई है, जो उड़ा हुआ यहाँ से गैसेस बन के उड़ रही है, लेकिन N जो है वो सारा ट्रैप हो गया किसमें, मेरी नजर भी किस पे है कि इसमें जो भागना भाग जाए, बस नाइट्रोजन ना भागे। अब क्वेश्चन एक ये है, हमारी बुक में इसका आंसर नहीं दिया हुआ, ये कॉपर सल्फेट क्यों डाला? किसी सॉल्वेंट में जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट उड़ता है तो क्या हुआ इसका मतलब, नॉन वॉलेटाइल डालते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट हो उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। तो जब मैं 3-4 घंटे के लिए इसको गर्म कर रहा हूँ, 2.5-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो हो सकता है इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला मैंने थोड़ा सा वो सारा उड़ जाए, इतना हीटिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, छोड़ गया। तो कॉपर सल्फेट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो उसके उड़ने के चांस कम हो गए या नहीं हो गए? तो कॉपर सल्फेट इज एडेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लिखना हो लिख लो, एंट्रेंस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कहीं का। तो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन किसमें आ गया, अमोनियम सल्फेट में। और अमोनियम सल्फेट कहाँ है, वो बनने के बाद इसी वेसल में पड़ा या किसी और में चला गया? इसी में पड़ा। अब समझना, मैं इसमें पानी डाल के इसको डिजोल्व करूँ, शेक करूँ, मिक्स करूँ, और नाइट्रोजन पे कोई फर्क पड़ेगा? अमोनियम सल्फेट उसमें घुल जाएगा, उड़ तो नहीं जाएगा। मैंने इसको सब शेक कर करा के इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर कर लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क तो समझना, जो थोड़ा बहुत लगा रहा है, बार बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के शेक करके बार बार ऐसे कर दे, इससे बिल्कुल उसमें नहीं रहा। ये राउंड बॉटल फ्लास्क है, इसमें ये कॉर्क मैंने लगाई, और कॉर्क लगाने के बाद मैंने इसमें 2 ओपनिंग कर दी, कॉर्क में 2 होल कर दिया। मतलब इस होल के थ्रू इस तरह का एक फनल होता है जिसमें यहाँ पर स्टॉपर, इसको थिसल फनल कह सकते हैं आप, सुना नाम पहले नहीं कभी, थिसल फनल। इसके अंदर मैंने लगभग 40% एक्वस NaOH या KOH सॉल्यूशन भरा हुआ था। यहाँ कौन है, एक्वस अमोनियम सल्फेट कह सकता हूँ, उसमें जो कॉपर वगैरह आगे होंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर सल्फेट वगैरह। अब मैंने इसकी ये नॉब खोली, दौड़ता हुआ कौन आया, NaOH या KOH, इसमें डूबे रहने दिया जिससे कोई गैस इसमें से निकल के भागने की संभावना, सोचो अगर इसकी नहीं डूबता तो गैस वैस अगर कोई बनती तो। इसको मैंने फिर पूरा भी नहीं खाली किया,
पूरा खाली कर दूंगा तो फिर से साइड CO2 गैस भागने की, CO2 गैस बोल रहा हूँ, जो गैस बनी उस गैस के भागने की पॉसिबिलिटी है। बीच में स्टॉपर भी है, पूरा नहीं भेजा, थोड़ा भेजा, जिसमें थोड़ा रुक गया उसको रोक दिया। कहानी समझ आ गई? क्या था अंदर? अमोनियम सल्फेट था। किसके कांटेक्ट में आया? NaOH के या KOH के, कुछ भी लिख लो। मान लो मैंने NaOH लिख दिया तो क्या बना? Na2SO4, याद लगाओ, दिमाग लगाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएगा। और उधर क्या बना? ये 2 लगा दूं, लिखना मत अगर कोई लिख रहा हो तो भी। और क्या बना? NH4OH बना गया 2। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली। क्या मैं इस 2NH4OH को 2NH3 प्लस 2H2O लिख सकता हूँ? दोबारा इन्हें ऐड करके देखो, NH4OH बन जाएंगे 2 या नहीं? लैब में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बताया हुआ, वो होता भी क्या है? पानी में NH3 गैस ही तो डिजॉल्व है, नीचे हीटिंग चल रही है, तो जो NH4OH बनेगा भी वो उसमें से अमोनिया गैस उड़ने लगेगी क्या? तो मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन पहले किसमें आ गया था, अब वो सारा सारा इसमें आ गया है? नहीं, N नहीं लिखा इसमें, नहीं है, चलो इसमें आ गया। तो यहाँ से जा रही है वो NH3, कहीं पे लीक ना कर दे जरा भी, क्योंकि वो अगर वो चली गई तो मेरी नाइट्रोजन की क्वांटिटी एस्टिमेशन गड़बड़ा जाएगी। समझ आ गई कहानी? इधर से नाइट्रोजन के साथ वाटर वेपर्स भी जा रहे होंगे, गर्म कर रहे हो तो इसमें जा ही रहे होंगे, उससे मेरा कोई नुकसान फायदा नहीं है। मेरी नज़र किस पे है? तो इसकी फोटो जो है अलग स्टाइल से बनी हुई थी, जो मैंने प्रैक्टिकल आ रही है कुल मिला के। रस्ते में क्या लगा दिया? कंडेंसर बताया नहीं था, लिबिक्स कंडेंसर। तो अंदर से कौन आ रहा है? बीच में से कौन आ रहा है? अमोनिया गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन गई होगी या नहीं? तो अमोनिया गैस कंडेंस नहीं होकर लिक्विड नहीं बनी होगी, बस पानी ने उसे गर्म से ठंडा करा होगा। अमोनिया गैस इतनी बनी है कि पानी से कंडेंस होकर, वाटर वेपर्स होते थे ना कंडेंस होकर लिक्विड, तो ये कंडेंस होकर लिक्विड अमोनिया नहीं बनेगा। लिक्विड अमोनिया तो बहुत लो टेम्परेचर पे जाके बनता है, बस वो अमोनिया गैस जो गरम गरम थी वो कुछ ठंडी ठंडी हो गई होगी थोड़ी, बस ये कह सकते हैं। आया? अब जब ये नीचे आ रही है तो नीचे अगर आप ध्यान दो फिगर में, ये जो ट्यूब है, पाइप है, किसी लिक्विड में डिप्ड है क्या पहले से? अगर डिप नहीं होगी तो गैस साइड में छोड़ जाएगी सर, तो सारी लिक्विड जो है उसमें पास होनी चाहिए साइड से भाग, इसलिए वो पाइप को मैंने डिप रखा। अब क्या हुआ यहाँ, यही केमिस्ट्री शुरू होती है जो हमें समझ शायद आए और शायद नहीं आए। ये मेरा फार्म हाउस है, उसके चारों तरफ ये मैंने क्या करा रखी है? फेंसिंग करा रखी है। यहाँ कहीं गेट भी लगवाया हुआ होगा, ठीक है, ये गेट लगा हुआ है। बाहर से कुछ बहुत सारे काले चूहे गेट खोलते ही अंदर आने को तैयार है। काफ़ी सारे एक साथ झुंड में आके घुसते हैं। अब मुझे पता लगाना कि कितने काले चूहे आए, तो मैं बाहर यहाँ गेट पे खड़ा होकर भागता हूँ, गिनता हूँ, 1 2 3 गिन लूँगा क्या? तो मैंने एक चाल चली, मैंने कुछ वाइट कैट्स पाली, और मेरा अंदाज़ा था कि जितने भी चूहे आए मैंने उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा कैट रख ली। तो मान लो मेरा अंदाजा है कि लगभग 100 200 चूहे आते हैं, तो मैंने 500 बिल्लियाँ रख ली। 500 700 चूहे आते हैं, 500 700 1000 चूहे आते हैं, मैंने 5000 बिल्लियाँ रख ली, यानी जितनी आते हैं उससे ज़्यादा रख ली। और इन कैट्स को मैंने ट्रेन करा कि एक कैट एक ही चूहा खा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती। अब मैंने गेट खोल दिया, चूहे अंदर आते ही बिल्लियाँ उस पर कूद पड़ी, हर बिल्ली ने एक चूहा खाया, सारे काले चूहे खत्म, क्योंकि बिल्लियाँ ज़्यादा थी। अब मैं अपनी ट्रेन करी हुई बिल्लियों से पूछूं किस किस ने चूहा खाया, जिससे मुझे पता चल जाएगी। बिल्लियाँ चिढ़ गई थी मेरे से कि हमारी साथ वाली बहुत सारी बिल्लियों को तो खाने को नहीं मिला, तुमने इतने दिनों से हमें खाने को नहीं दिया था। अब वो बता नहीं रही कि किस किस ने काला चूहा खाया। तो मेरा मामला, सारी तैयारी रखी रह गई कि कितने काले चूहे आए थे, मेरा पता टारगेट यह था, पता लगवाना। अब मैंने कहा ये बिल्ली साथ नहीं दे रही तो क्या करूँ? मैं बाजार से वाइट रेड्स खरीद के लाया, अंदर एक वाइट रेड छोड़ूँ, क्या होगा? जो भूखी बिल्ली है वो खाएगी, जो पहले खा चुकी है वो खाएगी नहीं, क्योंकि वो तो एक से ज़्यादा खा ही नहीं सकती। अब मान लीजिए मुझे वाइट रेड्स डालने पड़े 50, तो भजम 51 वाइट रेड डाला, घूम रहा है अंदर। इसका मतलब बिल्लियाँ कितनी ली थी मैंने? 500 वाले बात याद है तो 500 याद रख लो, चलो 500 बिल्लियाँ ली थी। काले चूहे आ गए थे, गिनने थे कितने आए, उन्होंने हड़ताल कर दी बिल्लियों ने खाने के बाद, कि बताया नहीं। मैंने 50 सफ़ेद चूहे डाले, वो खाए गए। इसका मतलब कितने काले चूहे आए थे पता चल गया, बिल्लियों के बिना बताए आ गई। बस ये बात है जो किसी हाल में किसी को समझ में आने को तैयार, मतलब आसानी से किसी को समझ में आने को तैयार नहीं हो जाती। चूहे के नाम पे कौन आ रही है? अमोनिया गैस। कितनी अमोनिया गैस आई मुझे पता लगाना। आप मुझे रोक के कह सकते हो सर अमोनिया गैस थोड़ी एस्टिमेट करनी है, नाइट्रोजन करनी है। हमने कहा पहले अमोनिया कर लो, फिर उसमें से नाइट्रोजन भी कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम एन होती है, समझ गए? 17 अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट और 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। NH3 में एक ही है ना, तो 17 ग्राम में 14 ग्राम एन। हमने कहा पहले अमोनिया निकाल लो। तो कितनी अमोनिया आई पता लगानी थी। अमोनिया जब आ रही है तो आवाज आती है, बता दिया, अरे 1 2 3 5 आई हूँ, 15 आई हूँ। तो हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में पहले से क्या रखा? Na नॉर्मेलिटी वाला, याद है नॉर्मेलिटी? पढ़ाई थी क्या नॉर्मेलिटी?
मोलारिटी के रिश्तेदार है, चलो थोड़ी देर के लिए, बाद में मोलारिटी में बदल दूंगा। मैंने अन्य नॉर्मेलिटी वाला वीए वॉल्यूम वाला सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मुझे उसकी नॉर्मेलिटी भी पता है और उसका, और वो मैंने यहाँ रखा। तो देखो लिखा भी है नोन वॉल्यूम ऑफ, नोन वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम वी है मुझे पता, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते थे? अरे सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बिल्कुल सही पता हो टाइट्रेशन करते वक्त, उसका नाम सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जैसे m इंटू वी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। इसमें v किस में होना चाहिए? यूनिट। अगर ml में हो जाए तो इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कह दूं। लीटर वॉल्यूम को ml में ले लूं अगर, तो इनको क्या कहना पड़ेगा? मिली इक्विवेलेंट्स। नहीं आ रही क्या? तो मेरे कॉनिकल फ्लास्क में इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने हैं? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 Na इंटू वी ए। Na मुझे पता है क्या? Na मुझे पता है क्या? वी ए मुझे पता है क्या? तो मेरी इस कॉनिकल फ्लास्क में सफेद बिल्लियां हैं, कितनी है पता है क्या? कितनी है? Na इंटू वी ए। पीछे से कौन आ रहा है? काले चूहे। क्या मतलब? पीछे से अमोनिया आ रही है। अमोनिया इज एसिडिक और बेसिक? एसिडिक। अभी NH3 किससे मिली थी आपको? इक्वेशन पिछली याद हो तो NH4OH से मिली थी। NH4OH कौन है? तो NH3 नीचे आया, नीचे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में पानी भी है, तो NH3 पानी में घुल गया समझने के लिए, NH4OH तो भी बन गया। और NH3 तो बेस था, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, H प्लस ले सकता। H2SO4 क्या है? एसिड बेस तो पुराने जानी दुश्मन है। कुत्ते बिल्ली कुत्ता बिल्ली कह रहा हूँ, बिल्ली चूहा भी जानी दुश्मन है। चूहा कौन है मेरी कहानी में? अमोनिया। और बिल्ली कौन है मेरी कहानी में? दोनों न्यूट्रलाइज। तो जितने ज़्यादा चूहे आएंगे उतनी ज़्यादा बिल्लियाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, यही तो है। लेकिन बीकर के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर से चूहे खाने के बाद आवाज आएगी, हमने इतने अमोनिया खा लिए, हमने, या बिल्लियां जिन्होंने नहीं खाया वो कह रही हमने इतना नहीं खाया, नहीं सब बिल्लियों ने मिलके हड़ताल, आवाज आई नहीं रही अंदर से। हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बिना न्यूट्रलाइज हुए बच गया होगा क्या? क्योंकि मैंने जो एसिड लिया था वो फालतू लिया था, जितनी भी अमोनिया की मुझे उम्मीद थी उससे मैंने ज्यादा ले लिया था। तो कुछ इक्वलेंट्स एसिड के अमोनिया से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए होंगे। कहानी समझ आ गई? तो कुछ बिल्लियों को काला चूहा खाने को नहीं मिला होगा। अब मैं लैब में एक ब्यूरेट भर के रखे था, ब्यूरेट में क्या भरा था मैंने? NB नॉर्मेलिटी वाला NaOH, और NB फिर से क्या थी? नून, पता थी। लैब में टाइट्रेशन तो कर लिए, तो क्या समझ में आ रहा होगा अब? इसमें क्या भरा हुआ है, कहाँ तक भरा, जो भी वैल्यू है इनिशियल वैल्यू को मैं 0 मान लूँ, या जो भी है उसको इनिशियल तो नोट करना आता होगा। अब वो वाला कॉनिकल फ्लास्क में उठा के लाया जिसमें मैं क्या पास कर चुका था। अब और अमोनिया पीछे से आनी बंद हो चुकी थी, और काले चूहे अब और नहीं आने थे। अब इसमें मैंने डाल दिया फिनॉफ्थलीन। आपने भी डाला होगा शायद टाइट्रेशन लैब में जो की थी, फ्यू ड्रॉप्स, 2-4 बूंद। क्या कलर आया होगा अंदर? इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या कलर आया होगा? पिंक या नहीं? सभी सब बुद्धू हो गया। फिनॉक्सिन पिंक कलर कैसे मीडियम में देता है? ये बेसिक है क्या? कौन रह गया इसमें? इसमें कौन रह गया है? भूखी बिल्लियां। इसमें कौन रह गया है? अनन्यूट्रलाइज्ड अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड। मीडियम कैसा? तो फिनॉक्सिन डालने से कोई कलर नहीं आएगा। फिनॉक्सिन डालने से सल्फ्यूरिक एसिड के, अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स बढ़ गए घट गए? कुछ नहीं, उसको उनसे क्या लेना देना, वो तो उतने ही रहेंगे। अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स उतने ही रहेंगे। अब मैंने ऊपर से NaOH चिपकाना शुरू करा, और हर टपकने वाली NaOH की बूंद क्या करेगी? हर टपकने वाली NaOH की बूंद क्या करेगी? H2SO4 को मार देगी या नहीं? तो कोई एक बूंद टपकते टपकते एक आखिरी बूंद ऐसी होगी जिसके गिरते ही आखिरी H2SO4 का मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट जो वर्ड लगाना लगा लो न्यूट्रलाइज हो गया होगा, और उसके बाद एक बूंद और टपक जाएगा, मीडियम, बेसिक, कलर। तो सचमुच में जितना न्यूट्रलाइज होने के लिए चाहिए था उससे एक बूंद, लेकिन एक बूंद फालतू होने से ब्यूरेट की रीडिंग में एक बूंद की रीडिंग तो आती ही नहीं। समझ गए? तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ पता चल जाएगा क्या? यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ आके रुक गए, तो ये वॉल्यूम यूज हुआ VB। बी क्यों लगा रहे हो? NaOH बेस आ गया। तो NB VB कौन है? इक्वलेंट्स ऑफ NaOH जिन्होंने न्यूट्रलाइज किया किसको? किसको? एसिड को, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी? Na वॉल्यूम कितना था? ये था। ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूँ, अभी बाद में लगाऊंगा, इनटू स्मॉल v। क्यों? VA तो
सारा टोटल सल्फ्यूरिक एसिड था 500 बिलियन। इस NaOH के हिस्से, इस गोरे चूहों के हिस्से 500 बिल्ली आई थी क्या? इसके हिस्से तो वो 50 बिल्ली आई थी जिन्हें काला चूहा। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 500 के या 50 के या 450 के? 50 के, क्योंकि 50 वालों को ही तो सफेद चूहों ने को खाया। 50 जो बची थी उन्होंने तो सफेद चूहों को खाया नहीं आया। तो स्मॉल वी कौन? वो सल्फ्यूरिक एसिड जो अमोनिया से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया था और जिसे किसने न्यूट्रलाइज किया? NaOH ने। आ रहा है? तो क्या ये वैल्यू मुझे पता है? हाँ, ब्यूरेट में मैंने जो NaOH डाला था उसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता थी। उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? जैसे एंड पॉइंट आया था पिंक कलर हुआ था मैं रुक गया था। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग से मुझे वीबी भी पता है। मुझे पता मतलब न्यूमेरिकल में दिया है। Na मुझे पता है। हाँ, शुरू में जब मैंने रखा था पता था। स्मॉल वी मुझे पता है। नहीं वही तो निकालना। तो यहाँ से क्या आ गया? बोलो आ गया या नहीं आ गया? ये कौन है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 which was not neutralized by NH3 but it has been neutralized by, वो मैंने लिखा अंडरस्टूड। अब देखो आपका बुद्धू और बनाया जाए। 1 लीटर ऑफ NaH2SO4, 1 लीटर ऑफ NaNH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम NH3 का। गलत लिख दिया मैंने। 1 लीटर ऑफ 1 NaNH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम NH3 का। कुछ भी नहीं पता चला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्वलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर थी या नहीं? नॉर्मेलिटी अगर 1 है, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, वेट पता नहीं, इक्वलेंट वेट अमोनिया का 17 उसका मॉलिक्यूलर वेट है। NH4OH अगर बने 1 मिनट के लिए, या NH3 कितने H प्लस लेता है? 1 H प्लस। एन फैक्टर क्या हुआ? 1। तो इक्वलेंट वेट क्या था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 17/1। तो सॉल्व करके क्या आया? बोलो आया क्या? तो 1 लीटर ऑफ 1 NH3 में 17 ग्राम अमोनिया होता है नहीं? और 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम एन होती है या नहीं? अब वो बोला मैं 1 लीटर नहीं, मैं तो VA माइनस V लीटर के भी और आसान करता हूँ। क्या मैं इस 1 लीटर को रब करके 1000 ml भी लिख सकता हूँ? तो VA माइनस V ml ऑफ 1 NH3 में 14/1000 इंटू VA माइनस स्मॉल v ग्राम नाइट्रोजन हो गया नहीं? यूनिटरी मेथड 1000 ml में इतनी, तो VA माइनस में इतनी। लेकिन आप में से कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा मुझे। अगर मैं पूछूं भाई आपसे, ये VA माइनस VML अमोनिया का था क्या? किसका था? VA माइनस VML कौन? चलो V कौन? स्मॉल v कौन? स्मॉल v कौन? तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 NaH2SO4 Na नॉर्मल न्यूट्रलाइज्ड बाय NH3। क्या ये हुआ? टोटल कितना था सल्फ्यूरिक एसिड? VA। उसमें से स्मॉल v किसने न्यूट्रलाइज करा? NaOH ने। तो इसका मतलब अमोनिया ने कितना करा था? अरब। तो ये मैं बदमाशी कर रहा हूँ। VA माइनस VML किसके थे? H2SO4 के। और मैं किसके लिख रहा हूँ? गड़बड़ कर रहा हूँ या नहीं? इसमें इसने ml में इक्वलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? मिली इक्वलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? Na इंटू VA माइनस V होंगे या नहीं? ये वॉल्यूम कौन सा जिसे अमोनिया ने न्यूट्रलाइज करा? और जब मैंने इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गए? मिली इक्विवेलेंट्स किसके? H2SO4 के, जिसे अमोनिया ने न्यूट्रलाइज करा। आ रहा है नहीं? अब मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3। क्यों? एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता। तो अमोनिया से कितने इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हुए? H2SO4 कितने? तो ये जो इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, यही मिली इक्विवेलेंट्स अमोनिया के भी है नहीं? तो इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया रिलीज्ड। बोलो ये पॉइंट जरा था मुश्किल अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो। एक इक्विवेलेंट से हमेशा, तो जितने इक्विवेलेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ उतने ही इक्विवेलेंट्स अमोनिया आई थी। तो मैंने बोल दिया जितने मिली इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स अमोनिया आई थी, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है एक इक्विवेलेंट से हमेशा एक इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता। आया या नहीं? तो फिर ये ही नॉर्मेलिटी को मैं अमोनिया की नॉर्मेलिटी मान सकता हूँ, और इस वॉल्यूम को मैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आना है वो कौन है? वही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और वही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया है। तो इसलिए मैंने बदमाशी समझ ली, क्या खेलनी शुरू करी। पहले तो ये स्टैंडर्ड बनाया किसमें? ml और नॉर्मेलिटी में। किसकी?
अमोनिया की, 17 ग्राम अमोनिया है, लेकिन मेरे को पता चला मुझे नाइट्रोजन निकालना है, तो मैंने उसे और स्प्लिट करके फिर मैंने बोला अगर 1000 ml के बजाय Va माइनस वी एम एल हो तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड। अब ये भी बदमाशी कर गया, ये बोला मैं 1n के बजाय Na हूं तो क्या होगा, तो 1n है तो 14, Na है तो इंटू Na या नहीं, हाँ या नहीं, पॉन 1 तो गायब ही हो गया ना, तो 1 है तो Na है तो इंटू Na। तो मैंने दो चीज करी होगी सर मैथ्स में, तीन चीज एक साथ नहीं करी थी, तो मैंने तीन चीज समझ गए, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। 1000 ml में इतना है, तो वी में माइनस वी में कितना होगा, 14 अपॉन 1000 इंटू वी माइनस वी है नहीं। अब इसको भूल जाओ, 1n में अगर इतना है तो Na में कितना होगा, 14 इंटू Na नहीं होगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, कितने ग्राम नाइट्रोजन निकला, और मुझे भी तो पता लगाना था कितना नाइट्रोजन, किसमें परसेंट में, कितने ग्राम नाइट्रोजन किसमें से निकला, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कितना लिया था क्या आज, डब हो गया था वो जेल डाल फ्लास्क, तो हमने डब कर दिया था ना, जेल डाल फ्लास्क में कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, W ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गई, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना, 14 इंटू Na इंटू Va माइनस स्मॉल v अपॉन 1000 अपॉन W इंटू 100 या नहीं। ये सब कलाकारी करके क्या आ गया 1.4 इंटू Na इंटू Va माइनस v अपॉन W या नहीं। इस फॉर्मूले में Na इज नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली टेकन, हाँ या नहीं, Va इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली टेकन, स्मॉल v इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 व्हिच वाज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, जो मुझे इस फॉर्मूले से मिलेगी, और W इज वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। है मुश्किल, मेरे कोर्स में नॉर्मेलिटी तो है ही नहीं, तो मेरे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आया तो वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी दी हुई आएगी एम में, मोल्स में जाता तो एक NaOH, दो NaOH एक H2SO4 से न्यूट्रलाइज होता है, H2SO4 में 2H प्लस, NaOH में एक OH, तो वो वाला फंडा भी लगाना पड़ता, तो इसलिए नॉर्मेलिटी से समझना बड़ा आसान है। अब लेकिन सर मेरे पेपर में तो मोलैरिटी आएगी, आप कह रहे क्या करूंगा मैं, तो मुझे मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर और H2SO4 का एन फैक्टर 2 और NaOH का एन फैक्टर 1 या नहीं। तो अगर मुझे उसने मोलैरिटी ऑफ NaOH दी क्वेश्चन में, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH की जगह यहाँ पे जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी या नहीं, क्योंकि उसका एन फैक्टर क्या है। फिर उसने मुझे मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दी, तो मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ रखूँ, क्या निकाल लूँ, इंटू 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल दूँ या नहीं, और ऐसे यहाँ पे Na की जगह मोलैरिटी इंटू 2, तो आप दो तरह से बात कर सकते हो। अगर आपको मोलैरिटी में ही करना हो तो उस वाली इक्वेशन को क्या बना लोगे, अब NB की जगह MBVB, क्योंकि मुझे ये लिखना था ना, देखो NB इज इक्वल टू Na Ma इंटू, ये तो समझ आ गया होगा। ये वैल्यू मैंने किसकी जगह डाली, NB की जगह, ये वैल्यू मैंने किसकी जगह डाली, Na की जगह। अब यहाँ क्या लिखूंगा, 1 इंटू MB इंटू VB इज इक्वल टू 2 इंटू Ma इंटू V। तो उस केस में मेरा स्मॉल v क्या बन जाएगा, MB VB अपॉन ट्वाइस ऑफ Ma या नहीं। तो आपको ये वाला याद रखना, ये याद रखो, डायरेक्ट वो वाला याद रखना, वो वाला याद रखो, ठीक है। और फिर जब इस फॉर्मूले में आओगे तो यहाँ Na की जगह क्या लिख दोगे, 2 इंटू Ma रख दोगे या नहीं, अगर ये लगा के आए हो तो, ठीक है। दोबारा करूँ, कहानी दोबारा समझाऊँ, इसमें मैंने बिल्कुल शुरू से सारा किस्सा, इसमें मैंने W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, जिसकी मुझे नाइट्रोजन एस्टिमेट करनी थी। उसमें मैंने थोड़ा कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाला, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला, फिर इसको 2-3 आवर्स के लिए हीट किया, जिसको बोलते डाइजेस्ट किया। मेरा सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन इतनी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने के बाद किस में बदल गया, अमोनियम सल्फेट में बदल गया, और इसी में पड़ा रहा NH4 होल ट्वाइस SO4। फिर मैंने इसमें पानी डाल के शेक करके इसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर कर लिया, तो मेरा सारा अमोनियम सल्फेट इधर आ गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन ट्रैप हो गया था एज अमोनियम सल्फेट, फिर वो सारा अमोनियम सल्फेट इसमें आ गया। फिर इसमें मैंने क्या डाला था, लगभग 40% एक्वस KOH सॉल्यूशन। तो KOH सॉल्यूशन इसके साथ जब रिएक्ट किया था, तो रिएक्ट करने पर वहां पर KOH डाला था पहले, चलो अब वो कर लेते, कोई बात नहीं। क्या बन जाएगा, K2SO4 और 2NH4OH बनेंगे। 2NH4OH को मैंने लिख दिया 2NH3 प्लस 2H2O। नीचे से हीटिंग चल रही है, तो यहाँ से कौन निकली, तो उड़ के अमोनिया आ रही है, रस्ते में वो कंडेंस हुई, तो कंडेंस होने पे मुझे कंडेंस नहीं हुई, सिर्फ कूल हुई। इसको फिर मैंने पास किया यहाँ H2SO4 में, जो कैसा था, एक्सेस में था। अमोनिया जो आ रही है वो बेसिक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ रखा है वो एसिडिक है। तो अमोनिया
बेस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगी। तो मैंने यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड रखा था वो एक्सेस में था, उसका वॉल्यूम Va था, उसकी नॉर्मेलिटी Na थी और वो मुझे पता थी। एक्सेस में किस सेंस में था? सारी बेसिक अमोनिया न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद भी वहां कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह जाए, उल्टा ना हो जाए। कितनी अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड साहब आप न्यूट्रलाइज कर चुके हो? सल्फ्यूरिक एसिड साहब नहीं बोल रहे थे। अमोनिया तुम इसमें कितनी आके कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो? अमोनिया भी नहीं बोल रही थी। तो मैं इस कॉनिकल फ्लास्क जिसमें क्या बचा है, कुछ एसिड जिसे अमोनिया न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई, तो मैं इसको उठा के लेके आया, एक ब्यूरेट के नीचे रखा जिसमें मैंने भरा है नोन नॉर्मेलिटी वाला, मोलैरिटी वाला भी बोल सकता हूँ, NaOH। इस सॉल्यूशन में मैंने कुछ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला और बूंद बूंद टपकाने लगा जब तक पिंक कलर नहीं आया। पिंक कलर आ गया मतलब इसमें सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, एंड पॉइंट आ गया। तो कितना वॉल्यूम लगा वो मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब ये जो वॉल्यूम यूज हुआ NaOH का, इसने किसको न्यूट्रलाइज किया? इसने उस सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जिसे अमोनिया न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया था। तो मैंने फॉर्मूला लगाया NbVb इंटू, तो ये कौन है? इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। और ये कौन है? ये कौन है? इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 विच हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। तो ये Nb मुझे पता था, Vb मुझे ब्यूरेट की रीडिंग से पता चल गया, Na मुझे पता था जो मैंने कॉनिक फ्लास्क में स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, लेकिन उसका कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया था अमोनिया से, वो मुझे, तो ये वॉल्यूम वो है जो अमोनिया से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था और अब NaOH से न्यूट्रलाइज हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे 3 टर्म्स पता थी, तो यहाँ से मैंने स्मॉल v निकाल लिया और फिर रुक के दोबारा बोला v कौन है एक बार? वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच वाज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया बट हैज बीन नाउ न्यूट्रलाइज्ड बाय, आया। अब मैंने आपसे पूछा बताओ वहां कितना वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का अमोनिया से न्यूट्रलाइज हो गया होगा? तो आप कहोगे टोटल था Va, उसमें से स्मॉल v न्यूट्रलाइज किया NaOH ने, इसका मतलब अमोनिया ने कितना कर दिया था? तो वॉल्यूम ऑफ NaH2SO4, Na नॉर्मेलिटी वाला H2SO4 जो न्यूट्रलाइज हुआ अमोनिया से कितना? Va माइनस V। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड Na इंटू, मान के क्या कि Va और V किस में है? ml में है, तो इसलिए मैंने इक्विवेलेंस की जगह लिख दिया। अब जितने इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के हैं पक्का उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स, जितने मिली इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड है उतने ही अमोनिया का है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज, तो एक इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड से एक अमोनिया न्यूट्रलाइज, या बोल दूं एक अमोनिया न्यूट्रल से एक मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से एक मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो ये कौन है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया, और यही कौन है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया रिलीज फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो दोनों को हर हाल में सेम होना, आया। फिर मैंने स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाई किसके लिए? अमोनिया के लिए। क्या कि 1000 ml ऑफ, यानी 1 लीटर ऑफ 1 N अमोनिया में 17 ग्राम अमोनिया होगी। हमारा फ्यूज उड़ गया, तुम यहाँ आए, नॉर्मेलिटी होता था वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने बोला नॉर्मेलिटी में 1 ले रहा हूँ, वॉल्यूम में 1 लीटर ले रहा हूँ, अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट 17, मॉलिक्यूलर वेट भी 17, और क्योंकि NH3 अगर H+ लेता है तो एक H+, तो वहां से मैं ध्यान रख सकता हूँ उसका इनफैक्टर 1, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वही उसका 17, तो उसके हिसाब से आया। तो 1 नॉर्मेलिटी वाले 1 लीटर सॉल्यूशन में 17 ग्राम अमोनिया होती है, वही लिखा 1000 ml ऑफ 1 अमोनिया में 17 ग्राम अमोनिया होती है, और मैंने उसको और बढ़ा दिया 17 ग्राम अमोनिया होती है मतलब, लेकिन मेरे पास 1000 ml अमोनिया नहीं है, 1000 ml नहीं है अमोनिया, कितनी है? Va माइनस VML, तो 1000 ml में 14, तो Va माइनस V में 14 अपॉन 1000 इंटू Va माइनस V, दोबारा से 1 N अमोनिया में 14, तो Na अमोनिया में कितनी? 14 इंटू Na, और ये दोनों को एक साथ अप्लाई कर दूं तो आ गया नहीं? तो दिस इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड, दिस इज द वेट ऑफ, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या? वेट ऑफ नाइट्रोजन रिलीज अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन जलडाल फ्लास्क। शुरुआत में जो यहाँ जलडाल फ्लास्क में लिया था कितना? W ग्राम्स, जलडाल फ्लास्क में कितना लिया था? W ग्राम्स, तो वो W अपॉन करके बस ये इक्वेशन सॉल्व करके ये आ गया। फिर मैंने बोला अगर हमारे अपने बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के बजाय, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस के बजाय मोलैरिटीज दी होंगी, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इनफैक्टर 2 जानते हैं, नॉन NaOH का इनफैक्टर 1 जानते हैं, तो वो जो इक्वेशन थी NB वाली, NbVb इक्वल टू Na, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी की जगह क्या? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर इंटू, इसकी वैल्यू 1 होती है NaOH की, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो वहाँ पे ये आ जाएगा। ये V कौन है? फिर से वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच वाज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया, तो उस केस में आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में, बाकी सब तो यही रहेगा, और कुछ भी ना अगर लग रहा अच्छा सा तो ये फॉर्मूला, ये वाला बॉक्स कॉपी कर लो, ये वाला बॉक्स कॉपी कर लो, और ये बॉक्स कॉपी कर लो, और जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, वेयर Na इज Na, Ma, कैपिटल Ma आर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगली लाइन में Va इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इनिशियली टेकन, फिर अगली लाइन में NB/MB, NB/MB डैश ऑफ NaOH, समझ गया ना? नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH या
मोलारिटी ऑफ NaOH हो गया। फिर अगली लाइन में स्मॉल v इज इक्वल टू, स्मॉल v कौन है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज बाय NaOH। अगली लाइन में W इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन जेल्डाल फ्लास्क, W इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन जेल्डाल फ्लास्क। देखो सर जी, आपको नॉर्मेलिटी के बजाय मोलारिटी ऑफ एसिड H2SO4 दी हुई आई है, क्या करूं, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड H2SO4 विल बी मोलारिटी ऑफ एसिड H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू H2SO4 कितने H प्लस देता है, तो इसलिए उसका फैक्टर 2। अब नॉर्मेलिटी ऑफ बेस NaOH विल बी इक्वल टू मोलारिटी ऑफ बेस NaOH इनटू 1। क्यों, क्योंकि NaOH एक OH नेगेटिव देता है, इसलिए उसका फैक्टर 1। अब क्वेश्चन 22 कह रहे आप नहीं हुआ, देखिए सर क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन जेल्डाल फ्लास्क में अमोनिया इवॉल्व्ड इज फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो गया 0.5 ग्राम 10 ml, और उसको न्यूट्रलाइज कर, उसने न्यूट्रलाइज करा किसको, तो क्वेश्चन तो उसने हमारे लिए और बहुत आसान कर दिया, क्या स्मॉल v की जरूरत ही नहीं है, उसने सीधा क्या दे दिया कि जितनी अमोनिया निकली उसने कितने सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया, हमारे किस्से में हमें वो पता नहीं चल रहा था, तो इसने तो बता दिया उसने किसको न्यूट्रलाइज किया, किसको न्यूट्रलाइज किया 10 ml ऑफ 1 mH2SO4 को, तो ये 10 ml क्या हो गई, Va माइनस वी की डायरेक्ट वैल्यू हो गई या नहीं, Va तो टोटल, स्मॉल v उसमें से जो NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, ये तो डायरेक्ट Va माइनस वी दे दिया उसने। मैंने 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें अमोनिया पास करी, अमोनिया ने सारे को न्यूट्रलाइज नहीं किया, कितने को करा पता नहीं चल रहा, तो मैं उसे उठा के ले गया NaOH के नीचे, और वहां से पता चला कि जी NaOH ने 10 ml को न्यूट्रलाइज करा, तो NaOH ने 10 को किया, तो इसका मतलब अमोनिया ने कितने को कर दिया था 40 को, तो 50 माइनस 10 करके आया नहीं है, तो इसने क्या कह दिया सीधा, 40 को किसने न्यूट्रलाइज करा, किसने न्यूट्रलाइज करा 40 को, अमोनिया ने, और इसने यहाँ सीधा क्या बोल दिया अमोनिया ने, ये तो और आसान कर दिया उसने, Va माइनस वी की वैल्यू डायरेक्ट 1.4 इंटू Na इंटू Va माइनस वी अपॉन W, ये था क्या फॉर्मूला, तो 1.4 Na क्या 1 mH2SO4 है, तो Na क्या होगा मोलारिटी ऑफ H2SO4 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू Va माइनस वी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी, इस फॉर्मूले में Va माइनस वी ml में ही होता था, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना, तो जरा इसको सॉल्व करके देखना आ रहा है, और बुक वाले का आंसर यही आ रहा है, बुक वाले ने इसी मेथड से किया जिससे मैंने बताया, उसने तो वही चाल चल दी एन फैक्टर वाली, या नहीं पहले, अब ये तो फिर भी मुश्किल बात है, अगर वो पकड़ लो डायरेक्ट तो सेकंडों में काम बन रहा, नया अमूल जी अब भी, क्योंकि 40 ml कौन था 50 माइनस 10 करने के बाद, यस सर नहीं कौन था, वो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे NH3 न्यूट्रलाइज करा, यहाँ इसने सीधे ही मुझे क्या बता दिया NH3 ने कितने सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज किया, तो और काम आसान किया इसने, तो देखना है क्वेश्चन 33 आ गया नहीं आ गया, यहाँ 50 ml कौन, 50 ml कौन फॉर्मूले में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे फॉर्मूले में 50 ml किसकी वैल्यू है Va की, किसकी, और स्मॉल v की, वो निकालनी पड़ेगी, कैसे Na इंटू वी इज इक्वल टू NB इंटू VB, नहीं Na कितना है 0.5 इंटू 2 हो जाएगा या नहीं, नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि पोलैरिटी क्या दी है 0.5 और नॉर्मेलिटी उसका डबल होती है, इंटू V पता नहीं कितना वॉल्यूम NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, बताया क्या उसने, इज इक्वल टू कितना NaOH की नॉर्मेलिटी क्या है 0.5 इंटू 1 वही रह जाएगी, NaOH का कितना वॉल्यूम यूज हुआ बताया क्या 60, सॉल्व करके स्मॉल v आ जाएगा ml में या नहीं, तो अब Va की जगह फॉर्मूले में परसेंटेज नाइट्रोजन में 1.4 इंटू Na इंटू Va माइनस स्मॉल v में अपॉन W में 1.4 Na की जगह 0.5 इंटू Va की जगह 50, स्मॉल v की वैल्यू जो भी यहाँ से आई होगी वो यहाँ डालेंगे, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब चीजें पता चल गई या नहीं। अब ये एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जेल्डाल मेथड से आप नहीं निकाल सकते, एस्टिमेट नाइट्रोजन नहीं कर सकते किसका, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एज नाइट्रो ग्रुप और एज एजो ग्रुप और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग। तो जब हमने सीनियरिटी टेबल करी, सीनियरिटी टेबल में नीचे को पढ़ा था एक NO2 जिसका सिर्फ प्रीफिक्स नेम था नाइट्रो, तो मान लीजिए कोई कहे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करनी है जेल्डाल मेथड से, हो जाएगी क्या, तो जवाब है नहीं, क्यों, उसने बोला जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सर किस में हो जाएगी, ऐसा भी तो कोई बता दो, क्या नाम है इसका, यूपीएससी पढ़ चुके, इथेनामीन है, इथेनामीन, कॉमन में आऊँ तो इथाइल अमीन, तो इसमें तो नाइट्रो ग्रुप नहीं है, तो इसमें अगर नाइट्रोजन एस्टिमेट करनी है तो
कर देगा जेल्डाल मेथड। फिर इसने बोला एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप ये होता है, अभी हमने नहीं पढ़ा, 12th में मिलने आएगा हमारे से ये ग्रुप को। तो इसमें भी नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं हो पाएगी। पायरिडीन पढ़ाया था क्या कभी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। तो ये कंपाउंड पायरिडीन, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज एस्टिमेट नहीं हो पाएगी। किससे? तो जेल्डाल मेथड ने क्या कह दिया, मैं 3 जगह काम नहीं करूंगा, जब नाइट्रोजन एज नाइट्रो होगा, एज एजो होगा, और या एज पायरिडीन नहीं, जब साइक्लिक रिंग में होगा। क्यों? क्योंकि इनका नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइजेस्ट करने पे।